वेलकम। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर पुश डाउन ऑटोमेटा को फोकस करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर जो मेजर कंटेंट है कि फाइनाइट ऑटोमेटा के नए फॉर्मेट्स क्या हैं और किस तरीके से हम पुश डाउन स्टैक को फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा बनेगा उसको हम डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो मशीन है न्यू फॉर्मेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा उसको हम क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूफ भी करेंगे ये जो सी एफ एल्स हैं वो वैसे ही जो न्यू मशीन्स बनाई हैं वो आपकी कॉरस्पॉन्ड आपकी जो लैंग्वेज है सी एफ एल लैंग्वेज को उसी तरह से कॉरस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपसे कहा यह जा रहा है कि जो आपकी सी एफ जीज है, ठीक है, जो सी एफ जीज हैं वो आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती हैं और सिमिलरली नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी कर देती हैं। तो अगर आप वो जो सर्कल बनाते हैं लैंग्वेजेस का, तो रेगुलर लैंग्वेजेस का सर्कल तो छोटा है और जो सी एफ एल्स है वो साथ साथ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी कर रही है, तो उसका जो सर्कल है वो लार्जर है, वो लार्जर सेट ऑफ लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है एज कम्पेयर टू सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। तो हमें इतना आइडिया हो चुका है कि हमारे पास अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सी एफ एल भी उसका कोई एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसी मशीन होगी जो कि हमारे सी एफ एल को भी एक्सेप्ट करेगी। तो हम अब क्या करेंगे, हम जो आपके सी एफ एल एक्सेप्टर्स हैं या सी एफ रिकग्नाइजर है, जैसे आपके फाइनाइट ऑटोमेटा है रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्टर, उसी तरह हम सी एफ एल एक्सेप्टर्स जो इस लेक्चर के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर को पढ़ने से पहले वो है इनपुट टेप। तो इनपुट टेप जैसे आपकी नॉर्मल टेप होती है, अब उसकी एक लंबी सी स्ट्रिप होती है और आप उसको खींचते जाओ तो वैसे ही ये टेप है, ठीक है। तो बेसिकली वो आपसे कह रहा है इनपुट टेप इज अ पार्ट ऑफ द मशीन वेयर इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस्ड। ये आपकी मशीन का पार्ट है जहां पर आपने अपने इनपुट स्ट्रिंग्स लिखे हुए होंगे। बेसिकली आपकी काफ़ी लंबी होती है, कोई भी पॉसिबल इनपुट इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ इनपुट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फर्दर इसने नेक्स्ट चीज़ कहा है जहाँ पर यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके ये जो नंबर्स ये जो सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली आपके इनपुट लेटर्स हैं। इनको क्या कहते हैं, जिधर जिधर लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं सेल्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कि ये जो सेल के नाम है वो आपसे कह रहा है कि वो आपके पास लोअर केस रोमन न्यूमेरिकल के अंदर लिखे हुए हैं, यानी फर्स्ट 1 2 3 एंड 4। सो नेक्स्ट चीज जो आपको टेप के अंदर नजर आ रही है वो ये डेल्टा का सिंबल है, तो इसको हम कहते हैं ब्लैंक, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग थी वो यही थी, इसके आगे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो वो आपसे एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं नेक्स्ट में कि जब आप इसको टेप को रीड कर रहे हो तो वन लेटर एट अ टाइम आप इसको रीड करोगे लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। आप वापस कभी भी सेल की तरफ वापस ऑपोजिट राइट टू लेफ्ट रीड नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे ही आप किसी एक ब्लैंक सेल की तरफ, फर्स्ट ब्लैंक सेल की तरफ पहुंच गए हो तो उसका मतलब है कि अब आप स्टॉप कर दो। और ऑलवेज जब भी आपको हमेशा जब भी फर्स्ट ब्लैंक सेल इनकाउंटर होगा तो बाकी सारी टेप उसके आगे ब्लैंक ही होगी। तो आई होप सो आपको ये टेप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें कुछ सिंबल्स हैं जिनका आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला जिसमें है वो आपको ये स्टार्ट, जैसे आप फ्लो चार्ट में देखते हैं स्टार्ट वैसा ही है, और कुछ आपके पास रिजेक्ट और एक्सेप्ट स्टेट्स है। सो स्टार्ट स्टेट जो है वो माइनस के साइन से ही, माइनस स्टेट होती है जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में, उसी को रिप्रेजेंट करी है जहाँ से हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। आई गेस इसके नाम से इसका मतलब क्लियर है। तो स्टार्ट स्टेट करती कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्टेट पे फटाफट मूव कर जाएगी, ठीक है। बट वी रीड नो इनपुट लेटर, यहाँ हम कुछ भी रीड नहीं करते, हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेट की तरफ स्टार्ट से मूव कर जाते हैं। तो अभी एग्जांपल आएगी तो आपको उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि स्टार्ट में से बता रहा है कि जैसे शुरू हो रहा है काम, कुछ और इसका नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक्सेप्ट की स्टेट आती है। एक्सेप्ट की स्टेट जैसे आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में जो फाइनल स्टेट थी प्लस स्टेट थी, वैसे ही यहाँ पर एक्सेप्ट स्टेट होती है। इसके अगर आप इसमें एंटर हो गए हो तो फिर आप इसको
लीव नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर बताया। इसके बाद जो भी आएगा वो यहीं पर एक्सेप्ट स्टेट में ही रहेगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिजेक्ट स्टेट। तो रिजेक्ट स्टेट के बारे में वो आपसे कह रहा है आपके पास डेड एंड स्टेट है, दैट इज नॉट फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट ना होने का मकसद क्या है कि आपने वो फाइनल स्टेट पे भी नहीं पहुंचा, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट उससे फर्दर जो मर्जी आप एंटर कर लें वहां से अब ये निकल नहीं सकता। इसके बाद कुछ भी आप एंटर कर दो वो आपकी फाइनल स्टेट पे कभी भी नहीं पहुंचेगा। जैसे हम ट्रैप स्टेट कहते थे फाइनाइट ऑटोमेटा में, वैसे ही रिजेक्ट स्टेट है। तो जो आपकी दोनों एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट्स हैं वो हॉल्ट स्टेट्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वहां से फर्दर आप ट्रेवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे वहां से आप आगे किसी और स्टेट की तरफ मूव नहीं कर सकते क्योंकि वही आपकी एक तरह से फाइनल स्टेट है कि अगर आप रिजेक्ट भी कर दिया तो ये भी एक तरह से इसमें फंस गए, इससे आगे आप किसी स्टेट की तरफ मूव नहीं कर सकते। एक्सेप्ट भी हो गया तो भी आगे फर्दर आप किसी स्टेट पे मूव नहीं कर सकते। सिमिलरली रीड स्टेट का क्या मतलब है कि रीड स्टेट आपका बेसिकली एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फ्लो चार्ट में एक फ्लो में आपकी जो भी इनपुट रीड होती है उसके अगेंस्ट आप अपना फ्लो आगे फर्दर ले जाते हो। तो जैसे इसने ए रीड किया तो ये वाला फ्लो लेगा, नल रीड किया तो ये वाला फ्लो है, और बी रीड करने पे ये वाला फ्लो है। जैसे ही आप डेल्टा ये जो है रीड कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि इसके बाद फर्दर कोई आपकी इनपुट नहीं आ रही, आपको अपनी प्रोसेसिंग फिनिश करनी है और आपको अपने फ्लो को टुवर्ड्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट की तरफ लेकर जाना है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल कि ये आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, ये स्टार्ट स्टेट और एंड स्टेट। यहाँ पर अगर ए या बी रीड होने पे वो अभी एंड स्टेट पे तभी जाता है अगर उसको ए मिल जाए, बी रीड करने पे वो वापस लूप पे है, और फाइनल स्टेट के बाद ए या बी जो मर्जी आए उसको वो आपके पास एक्सेप्ट स्टेट में आ चुका था। बट अब इस चीज़ को आप किस तरीके से डिपिक्ट करेंगे कि जब आपके पास नल आएगा तो आपके पास ये फाइनल एक्सेप्ट स्टेट में जाएगा, जो ये लास्ट वाली चीज़ है। यहाँ हमने स्टार्ट स्टेट को यहाँ इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने स्टार्ट बना दिया, और इसके बाद हमने रीड करना था। तो अगर तो हम ए रीड कर रहे हैं तो वो इधर इसका फ्लो जा रहा है और बी रीड करने पे वापस लूप लगी हुई है, यानी बी रीड करो तो वापस स्टार्ट स्टेट पे ही वो आ रहा है। और अगर इसके बाद आपने ए रीड करने से पहले ही और बी रीड करने से पहले ही आपके पास अगर नल आ जाता है, यानी वो ब्लैंक आ जाता है, तो ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास रिजेक्ट हो गया, ठीक है। या ए आएगा या बी आएगा तो ही वो एक्सेप्टेड स्टेट में फर्दर जा सकता था, ब्लैंक पे रिजेक्ट हो चुका है। और यहाँ जब आप फाइनल स्टेट पे आ जाते हो तो यहाँ तकरीबन आप फाइनल स्टेट पे आप उसको एंड करना है। जब ए रीड कर लिया तो आप अपनी इस वाली स्टेट पे आ चुके हुए हो, ठीक है। यहाँ पर फर्दर अगर तो वो ए रीड करता है तो वो एक लूप है, और बी रीड करने पे वो वापस स्टार्ट वाली स्टेट पे जा रहा है। इसके बाद फर्दर अगर उसको ब्लैंक मिल जाता है तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट की तरफ चला जाएगा। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में कहा था, ब्लैंक रीड करने के बाद उसको फर्दर पता होना चाहिए कि उसने रिजेक्ट पे जाना था या फिर उसने एक्सेप्ट पे जाना था। हमने टेप को देख लिया, हमने कुछ सिंबल्स देख लिए। तो नेक्स्ट आपके पास बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है पुश डाउन स्टैक। आप लोग पुश डाउन स्टैक्स को पहले भी देख चुके होंगे कि पुश डाउन स्टैक कैसे जैसे आपके स्ट्रक्चर के अंदर है वैसे ही यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा को एक नई पिक्चर दे रहे हैं ताकि हम मशीन्स के अंदर एडिशंस जो है वो थोड़ी सी बेहतर कर सकें, ठीक है। तो आपकी बेहतर लैंग्वेजेस को वो रिकग्नाइज कर सके। तो क्या करेंगे, हम अपने जो पुश डाउन स्टैक है वो अपनी मशीन के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या होगा, पुश डाउन स्टैक क्या है, एक ऐसी जगह होगी जहां पर इनपुट जो आप लेटर रीड कर रहे हो उसको अगर हम कुछ रेफर करने के लिए करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रेफर रखने के लिए हम उसको पुश डाउन स्टैक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आपकी जब बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट होगा तो आप क्या एज्यूम करोगे, जब तक आपने कोई इनपुट स्ट्रिंग रीड नहीं की आप ये एज्यूम करते हो कि जो स्टैक है वो आपका एम्प्टी होगा। और सिमिलरली जैसे आपके स्टैक में पुश का ऑपरेशन और पॉप का ऑपरेशन था वैसे ही है कि पुश क्या है कि जैसे ही आप नया लेटर आएगा तो आप उसको क्या करोगे, अपने स्टैक के अंदर पुश डाउन कर दोगे। और पॉप का क्या मतलब है कि आप अपने स्टैक से उसको
टॉप ऑफ द स्टैक से निकाल लोगे। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आप पहले पुश कर रहे हो ए, फिर बी और फिर सी। तो आपने पहले ए पुश किया, फिर बी पुश किया और सी। तो जो सी लास्ट में आप पुश करते हो आपके टॉप ऑफ द स्टैक में अवेलेबल है। तो जब आपने इसको पॉप करवाना होगा तो क्या करोगे, आप सी को पॉप कराओगे, फिर आप बी को कराओगे और फिर ए को। और जब आपके पास ये सिर्फ ब्लैंक करेक्टर है, ये जो डेल्टा का सिंबल रह जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आपकी ये जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। सो बेसिकली अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये जो हमने स्टैक के पुश और पॉप ऑपरेशन बनाए हैं, इसके सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे आपने पीछे एक्सेप्ट रिजेक्ट किया था, स्टार्ट किया था, वैसे ही पुश और पॉप के भी सिंबल्स हैं। तो ये जो डायमंड शेप आपको दिख रही है, ये पॉप की है, क्योंकि पॉप से आपकी एक जो है वो इनपुट आपकी टुवर्ड्स पॉप आएगी, और फर्दर अगर आपने उससे ए भी निकालना है, बी निकालना है या ब्लैंक करेक्टर निकालना है, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से कर रहे हो, आपका कैसे आपने डिजाइन किया है। बट ये जो तीन आपके बाहर पॉप हो रहे हैं, ये तीन ऑप्शंस आपके पास पुश के अंदर नहीं है, क्योंकि पुश आप सिर्फ एक ही चीज करते हो और फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर दोगे। हाउएवर वो आपसे कह रहा है कि आपके यहाँ पर हो सकता है एक रूट से नहीं बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन से वो आपको पुश कर दे। हो सकता है कोड में यहाँ से फ्लो आके पुश हो रहा हो और यहाँ से आके भी उसी स्टैक के अंदर पुश हो रहा हो, ये अलाउड है, बट उसकी आउटपुट जो है वो एक ही निकलेगी। ठीक है, तो जो एजेस हैं वो आपकी पॉप और जो पॉप में है वो आपकी किस तरीके से लेबल हुई है कि अगर ए रीड हो रहा है तो आपने वहां पर ए लिखा हुआ है, ब्लैंक करेक्टर में ब्लैंक और बी में बी। सो इसको अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ ये जो स्टैक है, जो इसके पुश और पॉप की स्टेट्स हैं, जब अटैच कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, और सिंपल में हम कह सकते हैं कि पीडीएस। ठीक है, तो जो आपकी बेसिकली नोशन है पुश डाउन स्टैक की एज अ डेटा स्ट्रक्चर, वो पहले से काफी पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट यहाँ आपने इंट्रोड्यूस कराने से आपने फाइनाइट ऑटोमेटा को एक तरह से मेमोरी का स्ट्रक्चर दे दिया है और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी है कि वो ज्यादा चीजों को कंसिडर कर सके। सो ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, तो इसको आप अगर देख के बता सके तो ये कौन से चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने ब्लैंक रीड किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर वो आपसे कुछ कह रहे हैं कि अगर आप उसको ए रीड कराते हैं तो स्टैक में आपका जो स्टैक बना हुआ है उसमें वो ए डाल दे। ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या करे, बी रीड करने पे दोबारा वो उसको जो आपका स्टैक में ए आपने डाला था उसको पॉप करा ले। अगर ए पॉप हो जाता है तो दोबारा बी रीड करने पे दोबारा से ए को आपने पॉप करा लेना है। जब तक वो ए रीड कर रहा है तब तक वो पुश करता जाए, और बी रीड कराने पे ये लॉजिक बन रही है कि वो उसको क्या करा रहा है, स्टैक में से पॉप। ठीक है, इसके अलावा अगर तो वो पॉप जो है उसके अलावा वो फर्दर टेप में से ये जो रीड है ये क्या कर रहा है, टेप में से रीड कर रहा है, और ये जो पॉप है ये आपके स्टैक में से रीड कर रहा है। फर्दर जो आपकी इनपुट आती है वो अगर ए आती है उसके बाद तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी स्टैक में से आपने जब पॉप कराया फिर आपको ए आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा आपकी स्ट्रिंग। बट अगर बी आ रही है तो वो दोबारा से उसको कह रहा है कि आप दोबारा से ए को पॉप करा सकते हो, और अगर आपके पास नल आ जाता है तो फिर आप फाइनल उस पर पॉप पे जाते हो और फिर नल करते हो तो एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा कोई और चीज ए या बी आप उसमें से स्टैक में से रीड करोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं, फिर मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ अगर किसी कोई चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हुई। तो वो आपसे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ज्यूम किया है कि ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आपने रीड किया है, तो पीछे जो लॉजिक ये थी कि जैसे ही आप अपने लेटर्स को वन बाय वन रीड करते जाओगे और जैसे ही आपके पास ए एनकाउंटर होगा तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में अपने ए को डाल देना है, पुश करा देना है। ठीक है, और जैसे ही आप बी रीड करो तो आपने स्टैक में से उसको पॉप करा देना है। तो यहाँ पर 3 एज है और 3 बीज है और फिर आगे आपके ब्लैंक करेक्टर है, और ये तब तक चलेगा जब तक स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फर्स्ट लेटर अपना ए रीड किया है तो वो क्या करेगा, ए को टेप में से उसने रीड किया, बाकी जो लेटर्स हैं अभी रीड करने रहते हैं। तो स्टैक जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या पड़ा होगा, सिर्फ ए। फिर आप दोबारा से ए को रीड करेंगे तो आपके स्टैक में ए दोबारा से चला गया,
फिर दोबारा आप स्टैक को ए रीड करेंगे तो आपके स्टैक में तीसरा ए आ चुका है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अभी हम सिर्फ अपनी इस वाली लॉजिक को देख रहे हैं। तो ये आपके पास उसने कहा है स्टैक है जिसमें पहले आपका डेल्टा करेक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको रीड कर रहे हो तो अगर तो आप ए रीड करते हो तो वो आपसे क्या कह रहा है, आप इसको स्टैक में डाल दो। तो बेसिकली आपकी इनपुट क्या थी टेप के अंदर, ए बी 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 एंड डेल्टा, ठीक है। तो जैसे आप ए रीड कर रहे हो आप स्टैक में उसको डालते जाओगे, दोबारा रीड किया दोबारा स्टैक में डाल दो, दोबारा रीड किया दोबारा स्टैक में डाल दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही उसको बी रीड होगा, मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ही अब उसको बी रीड हुआ है यहाँ पर, तो बी रीड होने पे हम क्या कह रहे हैं, आपने क्या पॉप करा लेना है, ए। अब आपने क्या करना है, बी रीड होने पे ये वाली तीनों इनपुट्स आप रीड कर चुके हो, अब आपके पास बी इनकाउंटर हुआ है। बी इनकाउंटर होने पे आपने पॉप करा लेना है ए को, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट लेटर रीड करेंगे तो दोबारा से आपको, अब हम इस वाले पार्ट में हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट, नेक्स्ट इनपुट जो आपको आ रही है बी आ रही है, अगेन बी आने पे आप इस वाले बी आने पे अगेन यहाँ से ए को दोबारा पॉप करा लेंगे, फिर आप दोबारा से रीड करेंगे, ये आपकी लूप चल रही है ना यहाँ पर इस पर्पल वाले पार्ट पे। फिर आप क्या करेंगे, बी रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको दोबारा से स्टैक में से ए निकाल कर दे देगा। फिर यहाँ पर अब आपको क्या रीड होगा, मैंने यहाँ तक ये सब कुछ रीड कर लिया है। अब मेरा डेल्टा रहता है और मेरे स्टैक में भी सिर्फ ब्लैंक करेक्टर है और यहाँ स्टैक पे भी मेरे पास सिर्फ ब्लैंक करेक्टर है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं इस इधर स्पेस पे, यानी ये वाला जो आपका लूप था वो किस लिए चल रहा था कि आपने ए जो है वो स्टैक के अंदर आप एंटर करा रहे थे और जैसे ही बी काउंटर आता था तो इस वाले पार्ट में आप उसको पॉप करा रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही अब आपको डेल्टा रिसीव होगा तो डेल्टा में आपने क्या करना है, आपको यहाँ शुरू में भी कहीं डेल्टा आ जाता या इधर भी डेल्टा आ रहा है तो वो आपसे क्या कह रहा है कि लास्ट वाले पॉप पे चले जाओ और फिर आपके पास स्टैक में से भी अगर ये आपका ब्लैंक करेक्टर आ रहा है, स्टैक में से भी ब्लैंक करेक्टर आ रहा है तो वो आपने एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाएगा। बट अगर स्टैक में से कोई ए या बी निकल रहा है तो वो आपकी स्टेट रिजेक्टेड है, ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए और बी ए अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको रीड करने की यहाँ पर इसको कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले जब आपने ए रीड किया तो आपके स्टैक में पहले से क्या पड़ा हुआ था, एक ब्लैंक करेक्टर पड़ा हुआ था। आपने यहाँ से ए रीड किया, ठीक है, जैसे ही आपने ए रीड किया तो वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है आपके किसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। आपने ए को इधर पुश करा दिया। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेक्टर रीड करते हैं बी रीड करने पे उसका फ्लो इधर आ गया। जब उसने बी रीड किया तो ऑब्वियसली आपके स्टैक में आप सिर्फ ए ही डाल रहे हो, ये वाला केस आपके पास आएगा ही नहीं क्योंकि आप स्टैक में अपने सिर्फ ए को ही पुश करा रहे हो। तो बी और डेल्टा ब्लैंक करेक्टर शुरू में आना पॉसिबल, ब्लैंक करेक्टर फिर भी आ सकता है, बी का आना पॉसिबल नहीं है। तो आपने बी को जब रीड किया तो उसने यहाँ से ए को पॉप करा लिया। उसके बाद दोबारा इधर उसको ए रीड हुआ, दोबारा ए आने पे, ठीक है, यहाँ पर उसको बी आया था और दोबारा ए रीड होने पे उसने क्या किया है, वो दोबारा से इनपुट का वेट कर रहा है नेक्स्ट इनपुट का। नेक्स्ट इनपुट उसको दोबारा से ए आ जाती है तो वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, यानी ए के बाद अभी उसने ए को पॉप पुश नहीं कराया था, ए रीड किया, पॉप के बाद ए रीड किया, ठीक है, और उसके बाद उसने उसको नेक्स्ट स्टेप दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देने के बाद वो उससे कह रहा है कि अब आप क्या रीड करे हो, मैं यहाँ से ये थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपने ये वाला ए जो है वो रीड कर लिया था, उसके बाद आपके पास ये वाला ए रीड हुआ है। इस केस में वो आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या कर देना है, उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास दोबारा से बी आ रहा है तो आप उसको पॉप करा लेंगे, ठीक है। बट यहाँ तो आपके पास बी भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अगर तो यहाँ पर
दोबारा से ए पे, तो ये वाली स्ट्रिंग आपकी रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास केस था 3 दफ़ा ए और 3 दफ़ा बी, 3 दफ़ा ए में वो क्या कर रहा है, स्टैक के अंदर उसने तीनों एज आपके पुश कर दिए हैं, ठीक है। और जैसे ही आप टेप से वो पहला बी रीड करता है तो वो स्टैक में से पहला ए निकाल देगा, फिर दूसरा बी रीड करेगा स्टैक में से, दूसरा बी निकाल देगा, तीसरा बी रीड करेगा तो तीसरा बी निकाल देगा। सो नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग B, stack pop the last A and we have a ब्लैंक करेक्टर, ब्लैंक करेक्टर। जब आपके पास दोनों इनपुट टेप पे भी ब्लैंक करेक्टर आ चुका है और स्टैक में भी ब्लैंक करेक्टर आ चुका है, तो ये आपको वो कहाँ लेके जा रहा है, आपको एक्सेप्टेड स्टेट पे लेके जा रहा है। तो हमने शुरू में एक एग्जांपल की थी a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n। तो बेसिकली यहाँ पर इस नॉन रेगुलर लैंग्वेज को हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू, पंपिंग लेमा के थ्रू हम लोग देख चुके थे कि हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पर वो अभी आपने जो पीछे मशीन पूरी की पूरी बनाई है, वो आपसे क्या कह रहा है कि जब भी आप ए एंटर कर रहे हो तो वो आपके स्टैक में चला जाता है, और उस ए के एनकाउंटर में अगर तो बी एग्जिस्ट करता है तो वो उसको निकाल देगा, ठीक है। और अगर उस ए के इनकाउंटर में बी नहीं आया तो स्टैक में आपके पास ए मौजूद है, जब वो ए को पॉप करेगा आखिर में जाके तो भी वो स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से वो आपसे कह रहा है कि ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एन जो है वो आपकी बराबर है, ठीक है। एन अगर आप ए एक दफ़ा एंटर कर रहे हो स्टैक में, ठीक है, आपने ए एंटर किया तो बी के केस में आप उसको पॉप भी करा रहे हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास दोबारा से ए आया है, ए पहले आ रहा है, ठीक है, बी बाद में, ये भी आपके पास, ठीक है, एग्जिस्ट करता है कि जितने नंबर ऑफ एज है वो पहले आ रहे हैं और नंबर ऑफ बीज आपके पास बाद में आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल कराई थी ना, तो इसमें ये डबल ए पे वो रिजेक्ट कर दिया था ना उसने, क्योंकि ए बी और फिर बी के बाद दोबारा से आप उसको ए दे रहे थे, तो यहाँ पर वो आपको ये वाला जो केस हमने किया था, इधर भी उसने उसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये आपको अलाउ नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ एज आ रहे हैं उसके बाद आप बीज लिख रहे हो और फिर आप दोबारा से एज डालो, ये भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा नंबर ऑफ एज तो आपने पुश करा दिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 20 पॉप करा रहे हो, बट आखिर में अगर आप गलती से कहते हो कि 20 पॉप कराने के बाद दोबारा से आप आपके पास फॉर एग्जांपल स्टैक अभी भी खाली नहीं हुआ और स्टैक में 2 बीस थे, 2 एज पॉप हो गए स्टैक में से, ठीक है। तो एक ए आपका अभी भी स्टैक में रहता है, तो आप अगर उसमें से ए या बी आखिर में से पॉप करा रहे हो तो भी आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस बराबर नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपने ए एंटर किया और फिर बी बी बी, ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी कि नंबर ऑफ एज पहले आ रहे हैं, नंबर ऑफ बीस बाद में आ रहे हैं। ए के एंटर किया, फिर दूसरा ए, फिर तीसरा ए, पर आपने बी के लिए इसको पॉप कराया, इस बी के लिए इसको पॉप कराया, बट आपके स्टैक में अभी भी एक ए रहता है। तो वो वाला जो केस है वो आपका बेसिकली ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको रेफर कर रहा है कि अगर फिर भी आपके पास ए अभी रह जाता है स्टैक के अंदर तो वो उसको रिजेक्ट कर दे, जब तक ये आपका यहाँ पर ब्लैंक करेक्टर नहीं आता वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपके पास क्या केस है, हम इसको क्लियर ऑल कर देते हैं कि 3 एज और 3 बीज, जब आप एज रीड कर रहे हो तो स्टैक में डाल रहे हो, ठीक है। बी रीड कर रहे हो तो बी रीड करने पे, ये आपने इनपुट रीड कर ली थी, बी रीड करने पे उसको आप क्या कर रहे हो, इस पार्ट के अंदर उसको पॉप करवाते जा रहे हो, ठीक है। फिर बी रीड किया और फिर यहाँ से पॉप करा दिया, और फिर एंड पे आप चेक कर रहे हो कि अब आपका स्टैक जो है वो उसमें क्योंकि स्टार्ट में मैं यहाँ बनाना भूल गई थी, ब्लैंक करेक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो उसको एक्सेप्ट स्टेट की तरफ लेके जाएगा। तो ये बेसिक आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, ठीक है। तो बेसिकली वी नीड अ स्ट्रिक्ट we do not treat a strict ourselves to use the same alphabet for input string and for the stack. In the example above, we could have read an A from the tape and then push an X into the stack, and that is
लेट द एक्स काउंट द नंबर ऑफ एज। तो बेसिकली जो मेन काम क्या कर रहा है, स्टैक आपके पास काउंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज आपके पास बराबर हो रहे हैं। तो आप स्टैक को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो वो टोटली आपकी लॉजिक है, ठीक है। तो आपके पास जो पॉसिबल ब्रांचेस बनती हैं स्टैक स्टेट में से रीड करने की, वो आपके पास ए बी और नल ही बनती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्स और आपके पास ब्लैंक। सो हमें जो है बेसिकली पीडीएस को हम लेटर अभी आगे डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हम इसको फॉर्मली कुछ आपके पास तरीके हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू। तो जहां पर आप देखोगे ये वाला सिंबल, तो ये आपके पास अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पुश डाउन ऑटोमेटा में ये आपके टेप अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जहां पर आपको स्टैक के अल्फाबेट है वो आपको इस सिंबल से आगे नजर आएंगे। तो जैसे आप एनएफएस डीएफएस को डिफाइन करते थे, इसी तरह पुश डाउन ऑटोमेटास को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उस पे जाने से पहले हमें कुछ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीएस के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। हम लोग अभी तक जो हमारा गोल था, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। सो बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो प्रीवियस जो मशीन्स थी स्टैक की, वो आपकी हर तरह की CFLs को रिकग्नाइज करने के लिए इनफ नहीं है, यानी सिंपल स्टैक की एडिशन जो है वो काफ़ी नहीं है। हमें अपने PDS को जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बनाना पड़ेगा। अब जब हम डिटर्मिनिस्टिक PDS की बात करते हैं, तो जो आपने प्रीवियस अभी पहले बनाया था वहाँ क्या है कि आपके एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही यूनिक पाथ मशीन के अंदर एग्जिस्ट करता था। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास हो सकता है आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके लिए कुछ टाइम आपका एक अलग पाथ निकल आए, ठीक है। सेट ऑफ पाथ्स हैं, ठीक है, और आपकी चॉइस के ऊपर है कि वो आप किस तरीके से कौन से पाथ में निकल सकते हैं। तो अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDS एक्सेप्ट की जाती है, तो वो आपकी सेट ऑफ चॉइसेस के ऊपर था कि वो आपको एक्सेप्ट स्टेट की तरफ लेके जा रही थी। बट हो सकता है उन्हीं इनपुट स्ट्रिंग के लिए आपने कोई ऐसा पाथ फॉलो कर लिया हो, चॉइसेस ले ली हो जो आपको रिजेक्ट स्टेट की तरफ भी लेकर जा सकती है। तो यही डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मेन डिफरेंस है, छोटा सा। तो आप लोग पहले मैंने वो आपको सर्कल में बताया था कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस जो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफएस टीजी कर रहे थे, ठीक है, ये इसका छोटा मतलब जो सेट है लैंग्वेजेस का वो थोड़ा है, बट जो आपकी क्या थी पीडीएस जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही थी वो काफ़ी बड़ा था। बट अभी भी कुछ ऐसे था, आपने सबको कवर करना है तो उसके लिए आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीएस की ज़रूरत है ताकि वो फर्दर आपकी और भी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक बेसिकली अलाउ करता है पॉसिबिलिटी ऑफ टू फ्यू इवन zeros as well as too many edges leading out of a branch state। अब आपके पास हो सकता है मल्टीपल निकल रही हो, पीछे क्या था ए बी और था आपके पास डेल्टा था, तो आपने ए बी डेल्टा तीनों के लिए बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर नहीं है, वो आपसे कह रहा है हो सकता है कोई नाम ही निकल रहा हो, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, या फिर आपसे क्या हो सकता है एक भी निकल सकता है, दो भी निकल सकता है, और तीन या चार जितने भी आपकी ब्रांचिंग एजेस थे वो निकल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी है आपकी वो जो अल्फ़ाबेट्स है उस पर आपकी ब्रांच स्टेट्स डिफाइन करती है, बट इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अल्फ़ाबेट्स में ए और बी था तो आपने ए बी और डेल्टा का बनाना ही बनाना है, ये अब आपके पास चॉइस आ गई है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव मोर देन वन एज विद द सेम लेवल लीडिंग आउट ऑफ अ ब्रांच स्टेट। अब आपके पास सेम लेबल के भी, यानी ए लेबल था तो ए लेबल के भी आप मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो। आपके पास कोई एज नहीं भी हो सकती, या फिर हो सकता है ए की एज बनाई है, हो सकता है आपने बी की एज बनाई ना हो, ठीक है। और इफ अ बी इज रेड एट द स्टार्ट प्रोसेसिंग कैन नॉट कंटिन्यू, मशीन क्रैशेस एंड इनपुट रिजेक्टेड। तो वो अब आपके पास बेसिकली चॉइसेस हैं किस तरह आप अपनी इनपुट को रीड करें, और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी मशीन हो सकता है एक केस में एक्सेप्ट कर दी और एक केस में आपके पास रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो आपके पास जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जब आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर डाल रहे थे एनएफएस और टीजीज में, तो इसकी पावर नहीं बढ़ रही थी, बट पीडीएस के लिए ये काम आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल लेंगे जो अभी हमने बातें की हैं उसको समझने के लिए।
तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको एक ऑड पैलिंड्रोम की एग्जाम्पल दी हुई है कि ए बी बी ए बी बी ए। तो जब आप ऑड पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो आपके पास पैलिंड्रोम भी है, यानी आप इसको उल्टा करके लिखे तो भी सेम बन रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या आ रही है, ऑड आ रही है। बट प्रॉब्लम एक सोल्यूशन निकालते हैं कि ए बी बी, पहले आप फ्रंट पार्ट इसका रीड कर लें और फिर आप इसका जो बैक पार्ट है ये जो बी बी ए इसको रीड करके आप पॉप करा लें, यानी ए बी बी को आप स्टैक में पुश करा लें और जब वो बी बी ए को रीड करे तो आप स्टैक में से पॉप करा लें। तो मसला ये आ रहा है कि जो आपका जब आप पॉप कराएंगे दोनों लेटर्स को कंपेयर तो कर लेंगे, ठीक है, बट जो आपका मिडिल लेटर है डज नॉट स्टैंड आउट। तो इम्पॉसिबल है मशीन को रिकग्नाइज, एक तो ये भी मतलब बीच वाला पार्ट कहाँ आ रहा है ये भी मसला, और दूसरा कि इसको ये नहीं पता कि वो यहाँ से रीड करे यहाँ से रीड करे। तो मैंने आपको शुरू में एक रिस्ट्रिक्शन बताई थी कि वो जो टेप है वो आपकी वो लेफ़्ट टू राइट ही रीड कर सकती है, राइट टू लेफ़्ट रीड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता कि यहाँ से आप रीड तो कर रहे हो कि आगे इसमें ना लेटर्स कितने रह गए हैं, ठीक है। इस तरह तो आप बड़े आसानी से कह रहे हो कि 3 रीड किए तो इधर से भी 3 रीड करके करा लिए, बट जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तब तो बिल्कुल ही नहीं पता, आपने ए बी रीड किया, अब नहीं पता 4 रह गए हैं 6 रह गए हैं, कितने आपके कैरेक्टर्स अभी रीड करने वाले रहते हैं। अच्छा, जो पीछे अभी हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि मिडल लेटर की, जो मैंने आपको पहले बात बोली थी कि मिडल लेटर का जो मसला है वो ये यहाँ पर आप जब फॉर एग्जांपल आप कोशिश कर रहे हो ना अपने पीडीए को नॉन डिटर्मिनिस्टिक के थ्रू ही कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो अब हम जब लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास एक चॉइस आएगी कि हो सकता है आप उसको एज्यूम कर लो कि वो मिडल लेटर आ गया हुआ है, और आप ये एज्यूम कर लो कि उसमें मिडल लेटर नहीं था। तो दोनों केसेस पे आपके पास मुख्तलिफ चॉइस निकल जाती है। नेक्स्ट आपके पास पीडीएस अभी हम देख लेंगे, बट यहाँ पर जैसे आपने टीजीज के अंदर पढ़ा था कि रिजेक्ट स्टेट नहीं थी, ठीक है। सिंपली अगर वो आपका पाथ फॉलो नहीं हुआ तो आपकी मशीन जो है वो क्या कर देगी, क्रैश कर देगी। सो ये आपके पास एक दिया हुआ है। तो अब आप देखें यहाँ से वो अगर ए निकल रहा है बी निकल रहा है तो वो जो नल वाली टेप थी, जो नल करेक्टर था, ब्लैंक करेक्टर था, उसके लिए कहीं हो सकता है पाथ नहीं निकला हो। यहाँ पर बी के लिए पाथ नहीं निकाला हुआ, तो ये आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर एक तरह से आ रहा है। ए के लिए निकाला बी के लिए नहीं निकाला, कहीं बी के लिए निकाला तो ए के लिए नहीं निकाला, तो वो आपके उस पे है। तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग आ रही है वो आ रही है ए बी ए। बेसिकली यहाँ पर ये मेरा अगेन स्टैक बना हुआ है जिसमें सबसे पहले मेरे पास नल करेक्टर जो है वो ब्लैंक करेक्टर स्टैक में था, और जैसे ही मैंने यहाँ से ए रीड किया तो वो मैंने अपने स्टैक के अंदर पुश करा दिया और फिर रिज्यूम कर लिया। अब ये आपकी चॉइसेस हैं, आप किस तरीके से चला रहे हो, ठीक है। मैंने रिज्यूम कर लिया, आगे नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है मेरा बीच का पार्ट आ रहा है, तो वो बीच का पार्ट क्रॉस कर देगा और जैसे ही वो रीड करेगा तो वो दोबारा पॉप कराता है, तो उसको अगर ए ही पॉप हो जाता है, उसको ए ही पॉप हो जाता है, तो इस केस में आप उसको कह रहे हो एक्सेप्ट हो जाए। तो बेसिकली ये जो सारी यहाँ पर ये जो फ्लो इसका बना है ये मेरी चॉइस पे था, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। हो सकता है मैं बी एज्यूम ना करूँ, मैं ए के बाद बी भी यहाँ पर पुश करा दूँ। यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ यहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, तो ए पॉप कराया, पुश कराया और उसके बाद बी भी मैंने पुश करा दिया। पुश कराने के बाद ए रीड किया तो मेरी यहाँ पर जो मशीन थी वो क्रैश हो गई है। बट इन अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में, अगर मैं बी को एज्यूम करती हूँ कि वो मिडल आ गया था, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रीड करने के बाद बी को मिडल पॉइंट लिया उसने, और फिर उसने ए को पॉप कराया और फिर उसने कहा कि ये मेरा एक्सेप्ट हो रहा है ए बी ए। तो ये थोड़ा सा नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है। और अब हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम पीडीएस को डिफाइन कर सकते हैं। तो पीडीए जो है वो बेसिकली आपके पास 8 चीज़ों से कंपोज करता है। शुरू में भी मैंने आपको कहा था कि ये जो अल्फ़ा, ये जो इनपुट लेटर्स हैं जो टेप पे लिखे हुए हैं, जो इनपुट टेप है वो आपकी जो कि इनफिनिट है, जो कि आपकी लेफ़्ट टू राइट आपने उसको रीड करना है, उसको आप क्या करोगे, आपका सेकंड पार्ट है। और वो जो स्ट्रिंग और इनपुट जो है वो टेप पे प्लेस किए गए हैं, जो कि सेल नंबर भी डिफाइन है, और बाकी जहाँ तक इनपुट स्ट्रिंग है वहाँ पर है, उसके बाद आगे सारी वो टेप ब्लैंक है। अब
वो जो इनपुट लेटर्स हैं वो आपने इससे रिप्रेजेंट कर दिए थे, और पीछे हम देख चुके हैं कि जो स्टैक में करेक्टर्स थे वो आपने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो आपके पास आपका स्टैक है, जो स्टैक क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में उसको पुश करवा रहा है और उस पर कर रहा है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है वो आपकी स्टार्ट स्टेट है, जिसको अभी हम पहले देख चुके हैं। कोई आउटगोइंग एज एक ही है उसमें, बट इनगोइंग एज टुवर्ड स्टार्ट कोई भी नहीं थी। इसके अलावा सिक्स पार्ट जो आपकी हॉल्ट स्टेट्स थी, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट है। और सेवन पार्ट जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, पुश स्टेट्स हैं, दैट जो कि आपकी क्या कर रही हैं स्टैक के अंदर, आपका लेटर जो है, ये अभी पीछे हम सिंबल स्टैक के जो कैरेक्टर्स थे इससे रिप्रेजेंट होते थे, एक्स ए हो सकता है या बी हो सकता है, दोनों जो है वो आपके जब स्टैक में पुश हो रहे हैं वो आपके पास सेवन पार्ट है। और पुश जो है वो ब्रांचिंग में नहीं होता, ठीक है। और लास्ट एट पार्ट जो था वो आपके पास क्या था, रीड का पार्ट था। तो एट पार्ट को हमने देखे दो पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है, दोनों के अंदर ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो जब आप रीड कर रहे हैं तो भी यहाँ पे ए या बी की तरफ जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका ए और बी की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो जब आप कर रहे हो आउटगोइंग एजेस रीड से निकाल रहे हो तो वो आपसे कह रहा है कि ब्लैंक कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, with no restriction of duplicate of labels, no requirement that there will be a label for each letter of characters। और अब आप बेसिकली जब आप बात कर रहे हो डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक, वो आपका सारा यहाँ पर आता है कि आउटगोइंग एजेस जो आपने करनी है, आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो और नल को भी करोगे। जब आप तीनों डिफाइन कर रहे हो तो वो डिटर्मिनिस्टिक है, और जब आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर रहे हो तो वो आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। डुप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक है, लेबल्स की। नेक्स्ट आपके पास स्टैक था, तो स्टैक में भी आपके पास क्या है, आउटगोइंग एजेस हो सकते हैं, और वो आपके पास करेक्टर स्टैक में जो थे वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहे थे। आप उसमें ब्लैंक करेक्टर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। और तो ये जो लास्ट में बेसिकली पॉइंट लिखे हुए हैं ये बेसिकली जस्ट यही कह रहे हैं कि जो सारे आपने सिंबल स्टेट्स वगैरह यूज किए हैं वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए और कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ होने चाहिए, ये नहीं कि बीच में किसी का कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अनकनेक्टेड वो डिसकनेक्टेड नहीं होने चाहिए, सॉरी। और नेक्स्ट आपके पास जब आप रीड कर रहे हो ना सेकेंड पॉइंट में, इनपुट स्ट्रिंग को जब आप रीड कर रहे हो बिगनिंग से लेके स्टार्ट की तरफ, तो जितने भी अनलेबल एजेस हैं या लेबल एजेस हैं वो जो सारी आप चॉइसेस कर रहे हो वो आपके पास बेसिकली आपने जो कनेक्टेड अपना ग्राफ बनाया है उसमें से आपका वो एक पाथ प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका पाथ निकला है, वो जो कनेक्टेड ग्राफ आपने बनाया था उसमें से जो पाथ है वो हो सकता है हॉल्ट स्टेट पे चला जाए, रिजेक्टेड स्टेट जो थी, ठीक है, या एक्सेप्टेड स्टेट पे चला जाए, या फिर वो क्रैश कर दे। जैसे अभी पीछे मैंने आपसे कहा ना वो नो रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर के एक भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, और हो सकता है ए बी में से कुछ भी ना ले। तो उन केसेस के अंदर वो आपके पास बेसिकली कुछ भी रीड नहीं कर रहा, ठीक है, तो हो सकता है वो आपको क्रैश स्टेट की तरफ ले जाए। तो वो सारा सब कुछ आपके पास हो सकता है पाथ में, ये अलाउड है, ठीक है। जो आपकी ब्रांचिंग की वजह से कोई एज नहीं निकल रही, वो पॉप नहीं कर पाया करेक्टर, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। इसके अलावा हम यही एजम्पशन ले रहे थे कि वो जो टेप में से लेफ्ट टू राइट रीड करते जा रहे हैं वो टेप में से करेक्टर्स वैनिश होते जा रहे हैं। जैसे ए बी सी लिखा हुआ था तो ए रीड किया तो टेप में से ए हट चुका है, फिर बी रीड किया तो बी हट गया, एंड सो ऑन सी, और जब तक वो नल जो ब्लैंक करेक्टर वहां तक नहीं आता। अगर आपके इनपुट स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो जाती है और वो एक्सेप्टेड स्टेट पे जा सकता है तभी वो आपका एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। और अगर आपका इनपुट स्ट्रिंग जो है वो सेट ऑफ पाथ कह रहा है कि वो एक्सेप्टेड है, इफ आपके पास कोई भी एक भी पाथ उसमें से ऐसा है जो उसको एक्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने कनेक्टेड ग्राफ बनाया ना, इस तरह से डायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, तो उसमें से हो सकता है ये पाथ भी निकल रहा हो सकता है इस तरह से भी आपका कोई पाथ निकल रहा हो, जो दोनों पाथ है उनमें से कोई एक भी हो तो वो एक्सेप्टेड है। अगर हम सबकी समरी करें, जो अभी हमने लास्ट में कहा था कि हम पीडीएस डिफाइन करते हैं, तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आपके जो ये सिंबल्स हैं वो आपके कनेक्टेड ग्राफ्स बना रहे हैं, और वो जो कनेक्टेड ग्राफ्स हैं, ठीक है, उसमें से एक पाथ भी निकल सकता है और मल्टीपल भी लिख सकते हैं, और वो जो पाथ है वो एक्सेप्ट तभी होंगे जब वो एक्सेप्ट स्टेट की तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है वो हॉल्ट स्टेट में एक्सेप्ट की तरफ ना जाए बल्कि जो रिजेक्ट स्टेट थी वहाँ चले जाएं अगर डिटर्मिनिस्टिक है, और हो सकता है अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो वो आपके क्रैश की तरफ भी चला जाए, ठीक है। तो
इनपुट स्ट्रिंग कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं और दोनों में से कोई भी सेट ऑफ पाथ्स में से वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो वो एक भी पाथ अगर उनमें से एक्सेप्ट हो रहा है तो वो आपके पास इनपुट स्ट्रिंग जो है, मतलब ये है ना कि इनपुट स्ट्रिंग में से मल्टीपल पाथ्स बन सकते हैं, तो उन मल्टीपल पाथ्स में से कोई एक भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो वो आपकी एक्सेप्टेड स्टेट है, ठीक है। बट अगर आप इसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं लास्ट में, तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय द पीडीएस, तो हम उसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द पीडीएस या लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीडीए। सो दिस इज द मेन लेक्चर ऑफ पीडीएस। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। थ्योरम 28 हमें ये कहता है कि हर रेगुलर लैंग्वेज का कोई पीडीए एग्जिस्ट करता है जो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह जो आपने पहले कहा था ना कि आपके रेगुलर लैंग्वेजेस का फाइनाइट ऑटोमेटा करता है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को अभी हमने लेक्चर के शुरू में पीडीएस में कन्वर्ट करके देख लिया था। और थ्योरम नंबर 29 हमें ये कह सकता है कि आपके पास कोई एक आपका कोई पुश डाउन ऑटोमेटा है, तो उसी तरह का कोई एक और पुश डाउन ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा हो और वही उसमें क्या है कि वो एक ऐसे पाथ की तरफ, एक सबस्टेट की तरफ लेके जाए जिसमें आपके स्टैक और जो टेप है वो एंड पे ब्लैंक कैरेक्टर की तरफ ही रह जाए, यानी एक्सेप्ट हो जाए। तो एक पीडीए का दूसरा पीडीए भी एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो डिजाइनिंग टोटली आप पर है। अगर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक में स्पेसिफिक बात करें तो ये आपके ये जो मशीन है ये एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, जिसमें आपके पास स्टैक और वो एम्प्टी है। तो आपके पास बेसिकली जब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहे हैं तो ऐसी फॉर एग्जांपल डायग्राम है, वो कह रहा है कि कोई भी लेटर आप रीड कर लो इनपुट टेप से और फिर उसके बाद कोई भी जितने भी लेटर्स हैं आपके स्टैक में उनको पॉप करा लो। दोनों जब आपके टेप भी नल होगी और आपके पास स्टैक भी नल हो गया तो ये नया पीडीएफ फॉर्म हो गया है जो पीछे आपकी सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करा है और उसमें वो सक्सेसफुल पाथ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये आपके पास एक जर्नल एग्जांपल बना दी हुई है कि एक पीडीएफ को ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो उसमें से कोई भी, जैसे आपने पीछे कहा ना कि ए और बी था, तो ये वाला तब भी उसका एक आप समझो एक ऐसा पीडीए ये भी एग्जिस्ट करता है जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, जो सक्सेसफुली टेप को भी खत्म कर रहा है और आपके स्टैक को भी खत्म कर रहा है। तो ये वाली बात को आपसे कह रहा है कि एक पीडीए के लिए कोई दूसरा पीडीए सेम लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है जिसमें से जब आपका स्टैक और जो टेप है वो ब्लैंक कैरेक्टर्स ही उसमें रह जाते हैं। सो दिस इज इट, ये आपके मेन कॉन्सेप्ट थे। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको ब्लॉग भी दे रही हूँ, उसमें से आप